हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस बुक की यूनिट फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो में हम आज 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाई कंपेयर, मेथड्स ऑफ कंपैरिजन। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को 1.25x पर स्विच कर सकते हैं। Nature and scope of comparative politics. For Hayes, Haroop and M.C. Comrade, comparative politics is the systematic study of government and politics in different countries, designed to better understand them by drawing out their contrast and similarities. However, comparative politics is more than just identifying similarities and differences. Comparison allows one to go beyond identifying similarities and differences to ultimately study political phenomena in a larger framework of relationship. जो है हेज, हैरोप एंड एमसी कॉमरेक है, ये कंपैरेटिविस्ट हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस पर स्टडी किया है। उसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी कंट्रीज और किसी भी अलग सिस्टम को, यानी कि गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ उनमें ढूंढनी होंगी और कुछ उनमें कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना होगा उनकी सिमिलैरिटीज़ का, उन दोनों कंट्रीज़ का, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। और एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ टू बी कंपेयर, कि हम कंपेयर क्या करें इस एस्पेक्ट में। तो उन्होंने कहा है कि अगर दोनों ही चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होगी तो उसमें बिल्कुल ही कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। अगर दोनों के सिस्टमेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होगी तो उसमें कोई भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर सेम होंगी बिल्कुल ही तो उसमें भी कंपैरिजन यूज़फुल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि फंक्शन इक्विवेलेंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर है, जिसमें कि उन्होंने 2 मेजर आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में परफॉर्म द सेम फंक्शन, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर है, दोनों कंट्रीज़ के जो स्ट्रक्चर है वो शायद डिफरेंट है लेकिन दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उनके जो फंक्शन है, जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो शायद डिफरेंट हो। तो इस बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इन सिंपल टर्म, it is the performance of function and the role played by different organ of the society that matter. This may include non-political function institution as well. Non-institution can be attributed to a single function exclusively. Similarly, no institution can be limited to single function too. अगर हम परफॉर्मेंस बेसिस पर कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का एनालाइज करें तो उसमें जो उनके फंक्शनों के जो रोल प्ले होते हैं अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी मायने रखते हैं। जैसे कि नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गई जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, वो भी अपना एट्रीब्यूट दे रही है सोसाइटी में डेवलप करने के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और इसमें यह भी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलरली सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल में एनालाइज किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, द मिलिट्री में परफॉर्म रोल मच मोर देन दैट ऑफ सिक्योरिंग द बॉर्डर इन सम स्टेट, और द फंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट में वेरी ड्रास्टिकली इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि अगर हम 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो जो मिलिट्री का फंक्शन होगा वो काफ़ी हद तक सेम होगा, क्योंकि वो बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, अपने डिफेंस को मजबूत कर, मतलब अपनी कंट्री को डिफेंड करती है। और जो प्रेसिडेंट है अलग अलग कंट्रीज़ में उनके रोल अलग होंगे। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बेस्ड फंक्शन है, ऐसी अलग कंट्रीज़ में सिर्फ प्रेसिडेंट बेस्ड सिलेक्शन है। Daniel Caremini seek to provide answer to what is being compared in comparative politics. He argues that national political systems are the main cases that are compared as happen to be the most important political unit in world politics. डैनियल कैरेमनी जो है
उन्होंने कहा है कि हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या कंपेयर करना चाहिए। उनका आर्ग्यू है कि जो एक कंट्री का नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेन जो केस है उसको कंपेयर किया जाना चाहिए, और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ उन्होंने और अलग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो केसेस हैं उनको भी एनालाइज किया, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सब नेशनल रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स और रीजनल अलग अलग स्टेट डिवाइड की गई हैं, उनके स्टेट मिनिस्टर हैं, तो उस तरीके से इसको भी हमें स्टडी करना चाहिए अलग, अगर हम एनालाइज करें दूसरी कंट्री से। तो सुपर नेशनल यूनिट लाइक रीजनल regions comparing more than one country like West Asia, political system of empire like Roman, Ottoman, Mughal, etc., international or regional organization like SAARC, EU, NATO, etc., types of political system, democratic versus authoritarian, etc. Comparative politics can analyze also compare single element or component. This may include a comparison of party system, electoral system, structure of various institutional policies, etc. In general terms, comparative politics seek to analyze and compare the political system operating in various society. It also compare unit within beyond state. With its focus on comparison and analysis, it take into account political activity, political process, as well as political power in various political system. The discipline of comparative politics has three tradition. जो comparative politics है उसके मेजरली 3 ट्रेडिशन है. फर्स्ट इज ओरिएंटेड टूवर्ड द स्टडी ऑफ सिंगल कंट्री, मेथडोलॉजिकल, एनालिटिकल. ओरिएंटेड टूवर्ड द स्टडी ऑफ सिंगल कंट्री में हमें कंट्री जो कि मतलब इसमें हम यूएस को एज अ मेन कंट्री कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस पर दूसरी और किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट इज यूएस, देन उसके बाद हम किसी और कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंपेयर करते हैं. द फर्स्ट एडिशन इज ओरिएंटेड टूवर्ड द स्टडी ऑफ सिंगल कंट्री. It follow inertial inclination of American comparativists who focus on the study of political system outside of the US. This tradition reflects the Anglo-Saxon dominance over the subject and studied foreign countries as other. This tradition often focus on country in isolation without actually engaging in comparison. It is limited to providing detailed description of single case. Despite the criticism of this tradition, major contribution in the field of comparative politics stem from detailed descriptive study of single countries. The second tradition seeks to establish rule and standard for comparison. It focuses on way in which a better reservoir of comparative information, explanation and prediction can be created. Understanding in this sense, comparative method is a method of discovering empirical relationship among variables. Thus, comparative method is one of the tradition within comparative politics that is different from descriptive and analytical tradition. By focusing on rules and standard, this tradition provides starting point for analysis of countries or groups of country. जो सेकेंड ट्रेडिशन है उसमें कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए जाते हैं हर कंट्री के कंपैरिजन के लिए, जिससे कि वो उसमें अच्छे से कंपेयर करके इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन करके उनके लिए प्रिडिक्शन क्रिएट कर सके. और इस मेथड और ये मेथड आज कल जो है अलग अलग कंट्रीज़ मतलब या तो सिंगल कंट्रीज़ या फिर ग्रुप्स ऑफ कंट्री के एनालाइज करके स्टडी किया जाता है. द थर्ड ट्रेडिशन इज एनालिटिकल एंड प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पेरिकल डिस्क्रिप्शन विद मेथड. Most of the work that nowadays are categorized as work of comparative politics fall under this tradition. Comparative study of political parties, regime type, social movement, etc. in 2 or more countries are few examples of this body literature. The work are mainly concerned with identifying and explaining differences and similarities between countries and their institution, actor and process by using the method of systematic comparison of common phenomena. जो थर्ड ट्रेडिशन है वो हमें
एनालिटिकल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हम एम्पेरिकल डिस्क्रिप्शन से मेथड यूज़ करके मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिकल की जो ट्रेडिशन है उनको हम एनालाइज कर सकते हैं. Why compare? Comparing two or more things is a natural attribute of human behavior. Whether one has to choose the subject to study after school, whether one has to buy clothes, phones, or any other things, they are constantly involved in comparison. Politics is an even more important and an ever-evolving domain that requires comparison to equate, differentiate, and assesses various phenomena. Todd Landman has identified 4 regions for comparison: contextual description, classification, hypothesis, testing and prediction. अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि हम ये एक नेचुरल एट्रीब्यूट है ह्यूमन बिहेवियर का कि हम दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को हमेशा कंपेयर करते हैं, चाहे हमें क्लोथ्स बाय करना हो, फोन्स, या फिर हमें हमें कोई सब्जेक्ट ही चूज़ क्यों ना करना हो स्टडी के लिए, तो हम उसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं. तो टॉड लैंडमैन ने इन्होंने 4 आइडेंटिफाइड मतलब रीज़न दिए कंपैरिजन के लिए, जैसे कि कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एंड प्रेडिक्शन. कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हमें एक पूरी तरीके से डिस्क्राइब्ड स्टडी मिलती है किसी भी कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी स्टडी के अकॉर्डिंग हम किसी और दूसरी कंट्री को स्टडी करके और उनमें कंपैरिजन करते. कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन इट अलाउ पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू नो what other countries are like. This has been the primary objective of comparative politics, wherein the focus is on describing political phenomena and events of a particular country or groups of country. It is important as it provides outside observer to make sense of a system not entirely known to him or her. This aspect is closer to the first tradition and provides comparativists with detailed information about a political system. While some critics assessed that single country studies cannot be truly considered comparative, there are benefits of studying a particular country or a group of countries. For instance, a detailed analysis of political system of United Kingdom provides us with the information about benefits and limitation of parliamentary system. This can help us assess other cases where similar or opposite system exists. Classification. It implies simplifying and organizing information so that it can be easily observed and categorized. Classification allow grouping of categories that are not same but have some level of similarity. For example, let us assume 2 countries where one has parliamentary system while the other has a presidential system. Both have very different set of rules, but both can classified as democracy. Thus, the world of politics is made less complex through classification. One of the earliest known comparativist, Aristotle, used the same logic while classifying 158 city-states into 6 categories: monarch, aristocracy, polity, tyranny, oligarchy and democracy. अगर हम किसी भी कंट्री के अगर हम किसी भी कंट्री को समझना है तो हमें उसके लिए पहले ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को एक ऑब्जर्व करके उन्हें कैटेगराइज करना होगा, जिससे कि अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे उस कैटेगराइज ग्रुपिंग का तो हमें उनमें कुछ चीज़ें सेम मिलती हैं और कुछ नहीं भी मिलती. अगर जैसे कि अगर हम अज्यूम करें कि 2 कंट्रीज़ हैं, एक में पार्लियामेंट्री सिस्टम रन होता है और दूसरे में प्रेसिडेंशियल, उनके जो रूल ऑफ सेट है वो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन उनका जो वर्क है वो क्लासिफाइड है, वो एज ए डेमोक्रेसी कंट्री क्लासिफाइड है. और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन रूल है, किस कंट्री में मोनार्की है. तो इस वजह ऐसे कैटेगराइज किया जाता है. जो वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिविस्ट है एरिस्टोटल, उन्होंने इसी लॉजिक के साथ 158 सिटीज़ को क्लासिफाइड किया था 6 कैटेगरी में. Prediction, comparison of countries and the generalization based on comparison allow one to predict likely outcome. The likely outcome in other countries that are not included in original comparison
can be made based on a robust theory. Also, prediction can be made about outcomes in the future on the basis of certain factor and condition. Predictability is an excellent attribute of a good theory, and it asserted that a good theory is able to predict outcome with better accuracy. अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ के सिस्टम को, उनकी पॉलिसीज़ को कंपेयर करें तो हम उनके कंपैरिजन से एक लाइकली आउटकम निकाल सकते हैं उस कंट्री का, जो कि ओरिजिनल कंपैरिजन पर बेस्ड होता है, और जो प्रेडिक्शन होगी वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगी, क्योंकि अगर हम स्टडी के अकॉर्डिंग चले और हम एनालिसिस करें अलग अलग कंट्रीज़ के सिस्टम को, तो उसमें हमारी जो प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये एक गुड थ्योरी क्लासिफाई किया गया है कंपैरेटिविस्ट पॉलिटिकल ने जो एनालिसिस है उन्होंने। Copston and methods of comparison. Copston and Lichbach have argued that focusing on interest, identities, and institution are three ways that provide different paths of doing comparison. जो Copston and Lichbach है उन्होंने फोकस किया है इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशन पर, जो कि अलग अलग तीन अलग अलग पाथ्स हैं जो कि कंपैरिजन करते हैं। फोकस ऑन आइडेंटिटीज. Some comparativists consider identity as the most important factor. They argue that there are no object interest, and one's interest is defined by one's identity. Two most common forms of identities are regional and ethnicity. People or groups of people define their interest in terms of their identity. A simple example could be religious support or theoretical regime. Another example could be the rise of caste based or religion based parties in India, where the support of to a particular political party is based primarily on identity, while some identities are based on birth and place. Modern societies also generate newer identities. For example, organizing for issues like gender and environment leads टू क्रिएशन ऑन न्यूअर आइडेंटिटीज़. अगर हम आइडेंटिटीज़ पर फोकस करें तो कंपैरेटिविस्ट जो है उन्होंने इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया कंपैरिजन का, जिसमें कि हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम अगर इंडिया की जो आइडेंटिटी है, जैसे कि उसके जो रिलीजन है उसमें डाइवर्सिटी है, अगर हम उनको कंपेयर करें तो उनमें उनमें अलग अलग उनके प्रेफरेंसेस होंगे. तो ऐसे ही अगर हम कंट्रीज़ की आइडेंटिटीज़ पर फोकस करें तो उनके भी अलग अलग अपने प्रेफरेंसेस होंगे किसी और अलग कंट्री के लिए, या फिर किसी अपने पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, या अपने पीपल्स के लिए. Focus on institution. Yet another group of comparativists argue that neither material interest nor identity determine how the politics of country work. For them, the rules and procedure embedded in institution dictate the way power operates and countries work. Institutions shape the working of country either directly or indirectly. In particular, democracy have a diverse and complex set of institutions that define how a country would shaped up. For example, the institutionalized electoral system of US is based on first past the post system. On the other hand, Germany has proportional representation electoral system. Both the countries are democratic, but political life and political culture of both democracy vary. And one major factor for this variation in the difference in institution. Comparativists who tend to focus on institution try to explain variation in outcome on the basis of variation in institution. The aspect of functional equivalence is relevant here, as same institution may perform different function and different institution may perform the same function. अगर हम इंस्टीट्यूशन पर फोकस करें तो कंपैरेटिविस्ट जो है उस पर आर्ग्यू करते हैं कि ये किसी भी कंट्री के लिए एक मेजर इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है अगर हम इंस्टीट्यूशन पर फोकस करें. और जो इंस्टीट्यूशन है वो एक बुक ऑफ रूल्स और प्रोसीड्यूर होते हैं, जिसमें कि उनकी जो कंट्री का जो फ्रेमवर्क है वो लाई करता है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री का वो किस बेसिस पर रन होगा और उसमें
उनके जो डेमोक्रेसी है उनके क्या मतलब उनके क्या सेट होंगे इंस्टीट्यूशन के, वो शेप करते हैं इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में। अगर हम एग्जांपल लें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इलेक्टोरल सिस्टम का, तो यूएसए में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वहीं जर्मनी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। तो इसमें जो हमने पीछे पढ़ा था फंक्शन इक्विवेलेंस, जैसे कि सेम इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो उनके डिफरेंट फंक्शन है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है लेकिन उनके जो फंक्शन है वो सेम है। तो इसमें भी यही है, जैसे कि इलेक्टोरल सिस्टम जो था इसमें अमेरिका में तो कुछ और है और जर्मनी में उसके फंक्शन कुछ और है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस टॉपिक पर यानी कि मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।